अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, जबकि भारत अभी तक अपने ज़ख्म चाट रहा है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अभी सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करके वापस किए हैं। उस दौरे के खित्ते के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इन सारे इशूज़ पर बात करेंगे। और इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं जनाब सुहेब मरहूब साहब, खालिद क्यूमचोई साहब, इमदाद सुमरू साहब और जबार चौधरी साहब, चारों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। सुहेब मरहूब साहब, आज पाकिस्तान जो है उसमें यौम तशक्कुर मनाया गया। आज का जो दिन का आगाज़ है वो वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से किया गया। जुम्मा था ज़ाहिर है आज, और जुम्मे की नमाज में ख़ुसूसी तौर पर दुआएँ की गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया गया कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, हमारी कौम को, हमारी अफवाज को, कि हम जो दुश्मन, हमसे 6 गुना बड़ा दुश्मन है, उसको हमने 1-1.5 घंटे के अंदर ही उसके जो है घुटने बाकायदा लगा दिए। ये आज पाकिस्तान में होता रहा। और इंडिया के अंदर अगर आप नोट करें तो वहाँ पर मुसलसल अभी तक उनके जहम चाटने का अमल जारी है, और वो मुसलसल जो है अपने लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ट्रंप ने नहीं कहा जो है जंग बंदी के लिए, बल्कि ये तो हमने अपना बदला ले लिया था तो फिर हमने जंग बंद की है, जबकि लोग उनकी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल जारी। मैं चाहता हूँ आप इस पर नज़र कमेंट कर दें। शुक्रिया भट्ट साहब। देखिए, एक तो ये कि सबसे पहले हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए कि उनकी वजह से हम यहाँ सुकून से बैठे हुए हैं, और उनकी वजह से ही जो आपने भी कहा कि इंडिया अपने ज़ख्म चाट रहा है, वो ज़ख्म नहीं चाट रहा है, वो अपने एंड पर आया हुआ है। इंडिया जो है ना, उसके अंदर ये मज़ाहमत की एक तहरीक अंदर से चली हुई है नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कि आप जंग हारे हुए हैं, और वो 3-4 महाजों पे जंग हारे हुए हैं। सियासी महाज पर अंदर भी हारे हुए हैं, बाहर भी हारे हुए हैं। इसके बाद मीडिया की वॉर भी वो हारे हुए हैं, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते और कहीं ना कहीं जाके साबित हो जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अंदर उनकी अपनी पार्टी के टसल पैदा हो गई है कि मोदी साहब सितंबर में फारिग हो जाए, क्योंकि 70 ईयर्स के वो होने वाले हैं, और 70 ईयर्स में जो इन्होंने खुद मोदी ने बनाया था कि एल के अडवाणी को एक थिंक टैंक टाइप पार्टी के अंदर बना हुआ है, वहाँ पर भेज देंगे, तो ये वहाँ पर है। अच्छा, हमारा दिफाई बजट जैसे आपने कहा कि इंडिया से कोई तकरीबन 9 गुना कम है, हमारी फ़ौज उनके मुकाबले में बहुत कम है, और जो महाज इंडिया ने खोले थे वो दहशतगर्दों की तरह अपनी मर्जी के खोले थे, जैसे टेररिस्ट होता है ना, वो कोई अटैक करता है। और उनकी नाकामी का ये आलम है कि वो अभी तक उन 4 टेररिस्टों को नहीं पकड़ सके जिनके बारे में वो कहते थे कि वो जिन्होंने पहलगाम में 26 लोग मारे, उनका अभी तक वो पकड़ नहीं सके। उनकी तरफ वो आ ही नहीं रहे कि कब पकड़े जाएंगे, क्या होगा। उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का ये आलम है कि आए रोज़ खबरें आती रहती हैं कि कभी उनका ड्रोन चोरी हो जाता है। अभी उनका एक मेरठ में कि कहाँ पे ड्रोन चोरी हो गया है जो उनकी सिक्योरिटी पे था। कभी आता है कि उनका न्यूक्लियर अपना इक्विपमेंट चोरी हो गए हैं, कभी कुछ चोरी हो जाता है। तो और उनकी लीकेज भी रहती है। भोपाल में इतना बड़ा केमिकल लीकेज हुआ था जो अभी तक उसके कंपनसेशन नहीं गई। तो इंडिया जो है ना, इस वॉर में अब प्रोपेगेंडा वो ये कर रहा है कि क्योंकि इसमें जो उसने इंटरनेशनल मेजर वॉर हारी वो ये थी कि मसला कश्मीर हाईलाइट हो गया और इंटरनेशनल फोरम पे पहुंच गया। वो जो 2 तरफा फोरम तो से वो निकल गया। अच्छा, ट्रंप को वो इंडिया में अभी जैसे कंगना रनौत थी, उन्होंने एक ट्वीट डाला ट्रंप के खिलाफ कि हमारा जो विश्व गुरु है यानी वर्ल्ड लीडर है यानी कि नरेंद्र मोदी, वो मतलब उनके भी बाप हैं, ये जुमला लिखा, जिस पे उन्होंने खुद लिखा कि मुझे जेपी नड्डा ने कहा कि माफ़ी मांगो और इसको वापस लो, तो उन्होंने माफ़ी मांगी और वापस लिया। अब इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो उन तमाम मुल्कों के पीछे पड़ा हुआ है जो वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन ट्रंप के ख़िलाफ़ भी इंडिया के अंदर इतनी मुहिम चल रही है। इसी मुहिम के जवाब में उन्होंने आईपी के जो आईफोन जो बना रहे हैं उनको उन्होंने कहा कि आप बंद कर दो, ये फैक्ट्री वहाँ नहीं लगाओ और वहाँ पे प्रोडक्शन रोक दो। थोड़ी बहुत प्रोडक्शन आईफोन की वहाँ पे हुई है, लेकिन अब वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। जो उसके कुक साहब हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि आप यहाँ से निकल जाओ, उधर ना इसके करो मैन्युफैक्चरिंग, अमेरिका में करो। वो जो कम बैक अमेरिका था वो उन्होंने इस पर इंडिया से बुलवा लिया है। अच्छा, अभी इसमें एक और जो उनको शिकस्त हुई बहुत बड़ी वो ये थी कि ट्रंप ने चाइना को जो रिलीफ दे दिया, सारे जो पॉज दे दिया उसमें अपना एडिशनल टैरिफ का, उससे इंडिया की मंडियाँ तबाह हो गई जो उन कमोडिटीज़ की तरफ जा रही थी जो चाइना बना रहा था। अब उनको एकदम इसमें लॉस हो गया। उधर जो 3-4 मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान की इतनी खुल के हिमायत की कि इंडिया को भी तवक्को नहीं थी। उसके जवाब में वो टर्की के पीछे लग गया कि हम आपसे मार्बल नहीं लेंगे। उनका तकरीबन कोई 75% मार्बल टर्की से इंपोर्ट होता है, तो उनकी अपनी इंटरनल मंडी तबाह होगी, तुर्की का क्या जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो टर्किश कंपनी थी वो इंटरनल जो उनके एयरपोर्ट सिक्योरिटी के थे उनको मॉनिटर करती थी, उसका उन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। गुस्सा चढ़ा हुआ उनको। लेकिन इसका जवाब उनको जो अपना एक सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं आज़रबाईजान, वहाँ से बड़ा तगड़ा मिला।
उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए तुम्हारी, ये लफ्ज़ मेरा अपना है लेकिन मतलब उसका यही है कि भाड़ में जाए तुम्हारा बाइकॉट, हम पाकिस्तान के साथ खड़े और खड़े हाँ, रहेंगे। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ कंधा जोड़ के खड़े रहे हैं। अच्छा, ये सोमरू साहब ये देखिए, जो मैंने आपसे कहा ना कि अभी तक वहाँ पर इंडिया के अंदर वो जख्म चाट रहे हैं, वो अपने लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग जो है वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे बंद हुई और पाकिस्तान ने जो है वो हमारे DGMO को फ़ोन किया। ये बरखा दत्त हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम किया और ये गोदी मीडिया जो इंडिया का मीडिया है, ये उसकी आजकल बहुत मेरा ख्याल है फ्रंट के ऊपर हैं, सुर्खेल हैं, और उन्होंने वो ये कहती हैं कि ये एक पाज है, ये सीज़ फायर नहीं है। यानी वो लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुके हैं, सीज़ फायर नहीं हुआ, ये वो यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग उनकी बात मानने को तैयार दिखाई नहीं देते। आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, आपके ख्याल में लोग, इंडिया के लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं? देखिए, इंडिया के लोग तो दूर की बात है ना, जो गोदी मीडिया है वो बजाते खुद अब मोदी के अगेंस्ट उन्होंने बैशिंग करना शुरू कर दी है, मोदी के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हैं। आपने तो बरखा का नाम लिया, मैं कई और 4 नाम गिनवा सकता हूँ जिन्होंने ये सवाल उठाया, बल्कि वो कह रहे हैं अब कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा, अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा, अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया और अमेरिका को कह रहे हैं उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, तो इस पर एतबार नहीं करना। अब वो मोदी को और वहाँ की हुकूमत, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को बता रहे हैं कि जी आपने इस सारी सूरत हाल से सबक सीखना है कि आप आलमी तौर पर भी तनहा थे, जंगी महाज पर भी आपको आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके जो आपने वादे किए थे। तो गोदी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब, क्योंकि पब्लिक रिएक्शन आ रहा है आलमी तौर पर, वो जो उन्होंने 9 मई को जो कराची फतेह कर लिया था, जी हमने लाहौर में समंदर बरामद कर लिया था, सियालकोट हमारे पास आ गया है, पेशावर हमने जो है वहाँ पर हमारी फौजें, लाहौर में रावी नहीं हमें मिल रहा, रावी का पानी गायब हो गया है। रावी वापस लेंगे अगर ये यहाँ पर समंदर पहुंचा दी इन्होंने। अगर वो सिंताज पर अमल नहीं करते, मुअत्तल रखते तो रावी वापस आ जाएगा। जी, रावी वापस आ फिर वो हमारे वजीर दिफा ने कहा है कि फिर हम, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जाहिर है, फिर तो हमारा हक बनता है ना, फिर रावी वापस आएगा, यहीं से गुजरेगा लाहौर के पास से। तो वहाँ पर ये जो सारा कुछ जो मोदी ने एक हाइप क्रिएट की थी, जो जुनून के जंगी जुनून के जिन को बोतल से निकाला था, अब उसने मोदी को गर्दन से पकड़ लिया। अब वहाँ पे लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने तो कहा था कि आप दिनों में जो है पाकिस्तान को, मतलब वो जो अल्फाज मुझे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वो कर देंगे आप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नक्शे पर नहीं होगा। यहाँ मसला ये बना है कि चाइना जो है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पर दोबारा दावा कर लिया, नाम बदल लिया, ये बात कर रहे थे कि हम आज़ाद कश्मीर लेंगे पाकिस्तान से, मोदी ने यही कहा ना। तो आज़ाद कश्मीर तो क्या, वो अरुणाचल प्रदेश वाला जो मामला है वो दोबारा उठ खड़ा हुआ है, तो वहाँ से चाइना उनको पड़ गया है। बांग्लादेश अलग से जो है वो उनके अगेंस्ट एक वहाँ पर वेव चल रही है, मोदी के घर के अंदर जो उसको आग लगी हुई है, उस वजह से वो जो बरखा हो गई या दूसरे हो गए, वो ये कह रहे हैं कि जी ठंड रखो, अभी हमने सिर्फ हम जो है वो रोका है, जंग को रोका है, हम दोबारा हमला करेंगे। अच्छा, इस तरह का इम्कान मौजूद है। उन्होंने जो उनको शिकस्त हमने दी है ना, तो मोदी अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, या वो जो तेज़ी के साथ उसका जवाल हो रहा है, उसको बचाने के लिए एक और पागलपन का मुजाहरा कर सकता है, एक और जुनून। मैं हालांकि उच्च साहब से पूछूंगा इस हवाले से, ये जो अभी आपने इमदाद समूह से बात की, ये बहुत से लोग इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं साहब कि मोदी जो है या इंडिया जो है वो बड़ा वकार दुश्मन है, और वो अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी इस तरह का कोई एडवेंचर कर सकता है। बरखा दत्त के ट्वीट को अगर आप देखें और या उसके प्रोग्राम को देखें, तो उसमें भी इसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो सामने आती है। आपके ख्याल में साहब ऐसा पॉसिबल है? यानी वो मेरे पास जो इतलात है वो ये है कि शायद पहले 1 घंटे के अंदर ही जो इंडियन साइड है वो बकाया तौर पर जो है वो जंगबंदी की तरफ आ गई थी, और आपको अगर याद हो तो इंडियन फौज की तर्जुमान जो थी उन्होंने 5:30 बजे के टाइम रखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसको फिर वो 7:30 पर लेके गई। तो इसका मतलब है कि वो 1-1.5 घंटे में इंडिया जो है ना उसने घुटने टेक दिए थे। देखिए कि जिस तरह पहले नरेंद्र मोदी के जो अज़ाइम हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान ने खाक में मिला दिए हैं, उसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर दोबारा ऐसी को हरकत की तो इसी तरह की बदतरीन जो शिकस्त है उसका मोदी को सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो देखिए पिछले 1 हफ्ते से जो अमरीकी सदर जो हैं वो इस जंग को रुकवाने का, इस जंग के ख़ात्मे का बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर इस क्रेडिट के हवाले से वो
भारत को और नरेंद्र मोदी को भी कोई ना कोई नया पैगाम जो है वो देते हैं। कभी वहाँ पर जो एप्पल की जो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले में पैगाम देते हैं। वहाँ का जो सीईओ है एप्पल का, उसको मैसेज देते हैं कि आप अपनी $500 अरब की जो सरमायाकारी वहाँ करना चाहते हैं वो आप इंडिया में नहीं करेंगे, आप अमेरिका में करें। और इसी तरह जो ट्रेड है उसको एक ट्रंप ने कार्ड के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया है। और भारत की जो अमेरिका के साथ ट्रेड है वो $130 अरब से ज़्यादा, पूरी जो इकानमी है उसका दारोमदार और इन्हिसार जो है वो अमेरिका पर है। और सदर ट्रंप का जो ये क्रेडिट है उसको मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी में इतनी जुर्रत जो और बहादुरी है कि वो अपना जो है इतनी बड़ी कीमत जो है इस क्रेडिट को ख़त्म करने की वो अदा कर सके। और देखिए कि मोदी को ना सिर्फ दफाई महाज पर शिकस्त हुई है बल्कि सफारती महाज पर भी बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, और इसके साथ मुआशी महाज पर भी जो है वो शिकस्त हुई है। जिस तरह वो ख्वाब देख रहा था कि जो चीन और अमेरिका के दरमियान जो टैरिफ की वार है इसका वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनना चाहता था। वो चाहता था कि अमेरिका की जो चाइना के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंडस्ट्री है वो इस टैरिफ की लड़ाई के नतीजे में वहाँ से शिफ्ट होनी है, और वो शिफ्टिंग जो है वो इंडिया के अंदर हो। और उसको सबसे बड़ा व्हाट्सएप जो सेटबैक हुआ है नरेंद्र मोदी को अब वो ये हुआ है कि उसके जो स्ट्रेटजिक पार्टनर था अमेरिका उसकी तरफ से जो है वो एक न्यूट्रल जो उनका रोल आया, किरदार आया। और दूसरा जो रवायती उनके हलीफ थे रूस और दीगर ममालिक, उनकी तरफ से जो है एक गैर जानबदार और जंग बंदी के लिए जो किरदार सामने आया अब वो भी उनके लिए बड़ा जो है वो सेटबैक था। वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने चले थे, लेकिन मोदी खुद हो गए। और आज का देखिए एक और जो बड़ी बैन अवी सतह पर बड़ी एक कुव्वत है, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का बयान आया है कि नरेंद्र मोदी ने और भारतीय हुकूमत ने अभी तक जो पहलगाम का जो वाक़या है उसके सबूत जो हैं वो दुनिया को नहीं दी। जी, तो इस तरह से जो भारत है यानी उसकी हुकूमत भी, उसके ऊपर एक बाकायदा प्रेशर आ रहा है। जब आज साहब ये बताइए कि देखें 872 अरब रुपए के बताया जाता है, 872 अरब डॉलर के, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, दुनिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। बताया जाता है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। लेकिन देखने में ये आया कि जब भारत की हुकूमत ने ये जारहाना इकदाम किया तो फिर दुनिया उसके साथ नहीं खड़ी। वो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को या तो इम्पार्शल कर लिया या फिर पाकिस्तान के साथ लोग खड़े। बट सर बड़े इंटरेस्टिंग इसमें फिगर्स हैं, मैं आपके लिए मुझे लेके आया हूँ बड़ी रिसर्च देख के कि जो सफारतकारी में जो इन लोगों को जो गढ़ा नरेंद्र मोदी ने अजय दोल के साथ मिलकर, उनका जो एक नैरेटिव था डिफेंसिव ऑफेंस का, आपको याद 2014 में जब जो तकरीर की थी दोल ने, तो उसने कहा था कि अब हम जो ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे ताकि इसका टॉप जो इसका काम होगा वो पाकिस्तान को सफारती तौर पे तनहा करना होगा। इस काम के लिए नरेंद्र मोदी ने 11 साल में 73 मुल्कों का दौरा किया और उसमें 157 दौरे किए 73 मुल्कों के, जिसमें 10 दौरे जो हैं वो अमेरिका के, 8 फ्रांस के, 8 जापान के, और इसी तरह बाकी तमाम ममालिक के 4-4, 2-2 दौरे। इन दौरों पर जो है अगर हम पाकिस्तानी रुपए में हिसाब लगाएं बढ़ सकते तो 30,000 करोड़ रुपया सिर्फ नरेंद्र मोदी के दौरों पे खर्च हुआ है। और मोटिव क्या था? यही जो आपने बताया कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए, दुनिया आपकी बात सुने, दुनिया आपके साथ खड़ी हो। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के दौरे हैं। अगर उनके वजीर खारजा और को भी डाल लिया जाए तो वो इससे डबल जो है ना वो कीमत उनकी अदा कर रहे हैं। उसका आउटकम ये है कि इस वक्त जो है वो अगर हिंदुस्तान के साथ दुनिया का कोई मुल्क नहीं खड़ा, ना यूरोप का कोई मुल्क खड़ा है, ना अमेरिका उनके साथ खड़ा है, और ना ही जो है वो बाकी दुनिया उनके साथ। खित्ते में भी उनके साथ कोई, खित्ते में तो पहले ही वो बर्बाद कर चुके ना अपने आप। उनके आप इंडिया के आप बट साहब जरा बॉर्डर्स का जायजा लें और बॉर्डरिंग कंट्री का जायजा लें। कोई जितने भी उनके साथ बॉर्डर साझे हैं किसी एक के साथ भी जो है ना उनकी कोई, मैं हमेशा कहा करता हूँ चलो जी हम पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं,
हम में शायद कोई खराबी होगी, लेकिन परली तरफ जो है वो नेपाल भी खराब है, बांग्लादेश भी खराब है, चीन भी खराब है। उनका जितने जिस मुल्क के साथ उनका बॉर्डर लगता है, इनकी वहाँ पे जो है ना वो टसल है। तो ये जंग जो है हमने सिर्फ मिलिट्री, सियासी और मीडिया की नहीं जीती, बल्कि हमने सफारती जंग जो जीती है, ये सबसे बड़ा जो है ना वो कह लें कि गेन है पाकिस्तान के लिए, और हिंदुस्तान की जो है ना वो सबसे बड़ी जो है ना वो हार है इस महाज पर। और फ्रस्ट्रेशन देखें, ये जो अपना सोहेब साहब ने बात की ना कि सितंबर में शायद उनको कहा जाएगा, सोहेब साहब उसकी एक वजह है कि सितंबर में जो 100 साल आरएसएस को पूरे होने हैं, उसमें बहुत किस्म के डिसाइसिव फैसले होने हैं। 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी को ये महाज दिया गया था, ये टारगेट दिए गए थे आरएसएस ने वजीर आज़म बना के, वो पूरे नहीं हुए हैं। तो जब उनका ऑडिट होगा इस 100 साल तकरीबात में, तो उसके नतीजे में जो है ना ये बलि चढ़ेगा नरेंद्र मोदी। तो सितंबर का महीना इसलिए भी अहम है कि उस वक्त बहुत बड़े फैसले आरएसएस ने इनकी क़यादत के हवाले से करने। जी, इस इशू पर मजीद बात करेंगे, फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को खतरा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। जब चौधरी साहब ने इस हवाले से काफ़ी रोशनी डाली। सेमरू साहब, आप भी ऐसे समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो इस वक्त बिल्कुल डामाडोल है, और जैसा कि बताया जा रहा है कि आरएसएस को 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे सितंबर में, और फिर वो चेंज ऑफ लीडरशिप की तरफ जाएंगे। आपके ख्याल में सितंबर में होगा या अभी उससे पहले ही कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, सितंबर में होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2 दफ़ा आरएसएस के हेडक्वार्टर का दौरा कर चुके हैं, मीटिंग्स उनके साथ हो चुकी हुई हैं सारी। और मेरा ख्याल है कि मोदी ने खुद भी कोई सितंबर तक का वक्त मांगा हुआ है, और अब चूंकि ये हारे हुए हैं तो अब तो इनको डेफिनेटली जो है वो एक जो उनका थिंक टैंक है उसमें ये फारिग कर देंगे। तो इनका 23-24 सितंबर जो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, उसके बाद इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें बहरहाल रेड अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो उसके बाद योगी, जिनका टॉप पर नाम है इस वक्त आरएसएस के, वो ब्लू आइट बॉय हैं, उन पर इवन अमेरिका में भी ये रिसर्च हुई हुई है कि इन्होंने जो अपनी एक यूथ की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने से पहले, जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने डिसॉल्व कर दी थी। वो एक अपना टेररिस्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन थी। वहाँ पे कत्लेआम उन्होंने किया, काफ़ी सारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू की, और इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो माहौल पैदा किया हुआ है वो टिपिकल बुलडोज़र जस्टिस है जो है वहाँ पे है। और इस पर इनकी भी कम बेश वही कैफियत है जो अमेरिका में गुजरात के कसाई की थी। तो इनका भी लेकिन जरा देखें ना, अमेरिका ने गुजरात की कसाई पर पाबंदी लगाई थी, वो अमेरिका में एंटर नहीं हो सकता, लेकिन वो वज़ीर आज़म बना तो उसके बाद उसकी दोस्तियां हुई वहाँ पे। और अगर योगी को इस तरह लाया जाता है तो फिर उसको भी इसी तरह एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन देखें इस वक्त तो सारा कुछ, क्योंकि वो हुकूमत में है ना, तो अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी जो अजय साहब हैं या जो विजय हैं, जो भी वो उससे वहाँ के लखनऊ के दौरे पर हैं, वहाँ भी वो कुछ इफ्तिताह करते फिर रहे हैं, कुछ उन्होंने पानी के मसले पर भी सवाल उनसे वहाँ पे हुए। अब देखना यह है कि योगी को इंटरनेशनल लॉबी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। जब बुलडोज़र के बारे में अमेरिका में इनके 15 अगस्त को रैलियां निकली तो उस पर माफिया मांगने पड़ गई इनके लोगों के, बुलडोज़र सड़कों पे क्यों आया। तो मतलब योगी का इमेज अमेरिका के, पूरे अमेरिका में कहीं भी ठीक नहीं है। और जो भी मतलब इनके खिलाफ एक्टिविटीज़ अमेरिका में हो रही हैं, जो जिस तरह के ये अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जस्टिस इनके पास है ही नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको भी दुनिया को एक्सेप्ट करेगी। अमित शाह जो है वो कत्लों के मुकदमे तो उन पर भी बने हुए हैं। अपना जब 2002 में गुजरात राइट्स हुए, जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, तो उसमें इनके पे भी कत्ल के मुकदमे बने, ये जेल भी गए, और उसके बाद कायम मकाम तौर पे भी एक इंटीरियर वहाँ पे होम मिनिस्टर बने लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट मतलब जो मकामी रियासती हुकूमत थी। तो उनका भी इमेज इंटरनेशनली ठीक नहीं है, इसलिए उनको कोई बड़ा नीट एंड क्लीन लाना पड़ेगा आदमी जिसका कोई इस तरह का कसाईयों वाला इमेज ना हो। लेकिन ऐसा वहाँ पे है कोई नहीं, क्योंकि उनके तकरीबन 55% ऐसे हैं जिन पे मुख्तलिफ तरह के सीरियस क्राइम्स हैं। अब बहरहाल ना देखना हमने ये कि इंडिया के अंदर जो लीडरशिप है वो इस क्याओस में जो है ना अपने अंदर जब वो टूटना शुरू होगी तो उनकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी। एक तो ये कि पाकिस्तान पे हमला करने का वो भूल जाएं, क्योंकि जो लोग बताते हैं वहाँ पे वो ये कि जब आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ पे गए, उनके तीनों फौज के लोग गए, तो उन्होंने मोदी को कहा कि हम अटैक करने के लिए ये हमारी प्लानिंग है, जो ब्लूप्रिंट उन्होंने दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत रिस्की है। मतलब जब आर्मी ने ये कह दिया कि बहुत रिस्की, अगर हम पाकिस्तान के किसी भी अंदर इस तरह की करेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने का मतलब, इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफवर्जी का मतलब बहुत ख़तरनाक साबित होता है, टू रिस्की कि हम इसको आगे लेके जाएँ। अच्छा, मोदी चूँकि एक जनूनी, अपने जनून में खुद उनके मीडिया ने भी एक जनून पैदा किया, तो उसका खुद ही शिकार भी हो गए थे। उनकी फिल्मों ने भी बताया हुआ था उनको, अभी भी ये फिल्में रिलीज हो रही हैं। वो तो शेख साहब अगर आप नोट करें तो वो बॉलीवुड की फिल्मों से उनका मीडिया बाहर ही नहीं आया जी, वो जहनी तौर पर वहीं पे खड़े रहे।
तो इसी पे उनको डिफीट हो गए ना। उन्हीं मीडिया के लोग कह रहे हैं कि पिंडी कैसे इस्लामाबाद कैसे पहुंच गए जब लाहौर नहीं पहुंचे। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद जाने के लिए पहले लाहौर को तो पता करो, तो जब लाहौर ही नहीं कर सके तो इस्लामाबाद कैसे पहुंच गए। तो उनके मीडिया ने तो कराची पे बमबारी, अच्छा बीच में ही जब मीडिया आया तो इंटरनेशनल रिलेशन उनके मीडिया ने ख़राब कर दिया। मसलन ईरानी वज़ीर ख़ारजा जब वहाँ पे गए तो उनके एक साबिक मेजर हैं जो बड़ा बकबक करते रहते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के ख़िलाफ़, उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा पर के बारे में ऐसे तबसरे फरमा दी जो मैं यहाँ कहना भी नहीं चाहता। उस पर ईरान ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया और मे भी कि उस पर भी कोई पाबंदियां इंडिया के अंदर लगे और मीडिया को समझाएं थोड़ा था। तो उनके मीडिया ने खुद अपनी हुकूमत को मुंह काला किया। अब तो उनके मीडिया की तरफ से जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनके बारे में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है वो भी बड़ी काबिल एतराज़ है। सोमर साहब, आज हम पाकिस्तान के अंदर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और आज ही के दिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, सदर मुमलिका जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और आर्मी चीफ साहब जो वो गए हैं स्क्वाड्रन उस्मान यूसुफ शहीद के घर, और वहाँ पर जाके उनके साथ उन्होंने ज़ाहिर है कि कंसोल किया है। तो पाकिस्तान की जानिब से तो अपने शहदा हों या अपने गाजी जो हैं उनके साथ मुकम्मल एक इस तरह का जो है अपनाइयत का मुसलसल बर्ताव है और हम तो उनको ओन कर रहे हैं। लेकिन हम देखने में ये आया कि जिन 26 लोगों की कत्ल का बहाना बनाकर नरेंद्र मोदी ने और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत की थी, अभी तक नरेंद्र मोदी उनके जो हैं अपना वर्सा उनमें से किसी से मुलाकात भी नहीं की शायद उन्होंने। देखिए भट्ट साहब, जो फाशिस्ट होते हैं ना वो कभी भी पब्लिक के पास जाकर उनकी सपोर्ट नहीं लेते। वो उनको एक प्रोपेगेंडा ट्रैप में लाते हैं जो मोदी ने कर रखा हुआ था, या जो अब उनकी जो दूसरी शक्ल है योगी वाली। और अब वो ज़ाहिर है जो कुछ उन्होंने इंडिया में कर रखा हुआ है अपने माशरे के अंदर, वहाँ पर मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, दलितों के साथ, लिबरल हिंदुओं के साथ, तो वो जो उनका जो था ना फाशिज्म वो तबाह बर्बाद हो रहा है। दैट्स वाई मोदी आपको कहीं किसी ऐसी अवामी एक्टिविटी पर नज़र नहीं आएगा कि किसी के घर चले गए। वो जो ड्रामे उन्होंने किए थे गुजरात में वो किए, उसके बाद जब से वो पीएम बने तो मैंने नहीं देखा कि वो गुज़िश्ता 11 सालों में कोई उनकी इस तरह की बड़ी एक्टिविटी हो, क्योंकि वो इस प्रोपेगेंडा में और सोसाइटी के अंदर तकसीम और बल्कि इंतशार से भी आगे खाना जंगी की पैदावार है ना मोदी, तो वो उसी को बरकरार रखना चाहते हैं। अभी पहलगाम के बाद जो कुछ उन्होंने अपने ऊपर जो तारी किया मुल्क के ऊपर एक जंगी जुनून, उसकी वजह भी यही थी कि इंटरनली वो जो चाहते थे कि पहलगाम के वाक़े की वजह से हिंदू मुस्लिम फसादात हों, वहाँ नहीं हुए। वहाँ हल्के फुल्के अटैक ज़रूर हुए लोगों के ऊपर, लेकिन वहाँ मोदी को लोग मेरा ख्याल है वहाँ के समझ चुके हुए। एक बात जो आरएसएस की हो रही थी, जवाहर चौधरी साहब ने की थी, आरएसएस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन आप ये भी देखें कि जो मोदी के अगेंस्ट जो पॉलिटिकली एक रेजिस्टेंस आई है, वो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है उनके इत्तेहादी जो है, क्योंकि वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आज़म नहीं बने, उनको 53 इत्तेहादी वोट हैं, 53, और हुकूमत गिराने के लिए सिर्फ 23 चाहिए उनको। तो राहुल गांधी तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रहे हैं वहाँ पर। इत्तेहादी जो है वो मोदी के साथ चलने को तैयार नहीं है। आपने नहीं सुना होगा कि जनता दल या कोई और इत्तेहादी जो हो इनका, उन्होंने इस सारी सूरत हाल में जो मोदी का नैरेटिव था वो लिया। इतना ज़रूर है कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ बात की है, इतना ज़रूर है जो मोदी ने वादे किए उन्होंने कहा उनको पूरा करो, लेकिन कभी भी उन्होंने उसको डिफेंड नहीं किया खड़े होकर। जिस तरह पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो फैसले किए लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी ने, तो उसको पीपल्स पार्टी या दूसरे इत्तेहादियों ने उसको सपोर्ट भी किया, उसकी वकालत की हर फोरम पर खड़े होकर। वहाँ आपको ये नहीं मिलेगा। तो एक तो ये कि जो आरएसएस के अंदर से मोदी के अगेंस्ट एक चीज़ें आएंगी कि जो वो उनके मिशन को पूरा नहीं कर सके। उसके अलावा जो सोसाइटी के अंदर वो जो पॉलिटिकल एक प्रेशर आ रहा है वहाँ की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, तो मुमकिन है कि उनके खिलाफ कोई अदम-ए-एतमाद की तहरीक उससे पहले आ जाए, और उस तरफ तेज़ी के साथ चीज़ें वहाँ डिस्कस भी हो रही है। चौधरी साहब, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो यूएई, सऊदीया और कतर का दौरा करके गए हैं, और इस दौरे के दौरान ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी बातचीत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो सोच रहे हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान के ज़ाहिर है जो सरबराह मुमलिकत होंगे उनको वो सोच रहे हैं कि डिनर के ऊपर बुलाया जाए और मसला कश्मीर को वो हल कराने की बात कर रहे हैं। उसकी आप समझते हैं कि ये मसला कश्मीर हल कराने की पोजीशन में है प्रेसिडेंट ट्रंप? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस चंद रोज़ की जंग में जो सबसे बड़ी कामयाबी हुई चंद है, घंटों की है सर, चंद घंटों, तो सिर्फ चंद घंटे जो चंद रोज की कशीदगी और चंद घंटों की लड़ाई, और वो भी इंडिया की तरफ से कशीदगी थी, हम तो मना करते रहे कि बात आ जाए। इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं वो साबित हुआ है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बेशुमार इस जंग के नतीजे में कामयाबियाँ मिली हैं, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी मिली है कि मसला कश्मीर जो है वो दुनिया के सामने फ्लैश पॉइंट पर आ गया है और बैनुल-अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर जो है वो जिंदा हो गया है। और जिसको भारत जो है, आपने देखा 5 अगस्त 2019 को किस तरह वहाँ पर जो यकतरफा तौर पर आइनी तरामीम 370 के खात्मे के साथ जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया। तो ये जो अमेरिका का मौक़िफ़ है, सदर ट्रंप का जो मौक़िफ़ है सालसी के हवाले से, भट्ट साहब, ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ के करीब तरीन है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर के बारे में उसकी एंडोर्समेंट है। और भारत को अगर कुछ हजम नहीं हो रहा और जिसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ है भारत को, वो सदर ट्रंप का सालसी का जो इस जंग के दौरान जो बयान है उससे है। और यही वजह है कि वहाँ पर भारत के अंदर जो इस वक्त नरेंद्र मोदी पर एक दबाव है और उनकी सियासत को जो ख़तरात वहाँ पर जो हैं वो लाहक हो चुके हैं और उनकी सियासी बका जो है वो ख़तरे में आ चुकी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है इसी जो सालसी का मामला है, इस वजह से वहाँ पर जो है वो नरेंद्र मोदी पर दबाव है। और देखिए कि जो बीजेपी है, बीजेपी के अंदर जो है जो फैसले हैं वहाँ पर जो है उस नरेंद्र मोदी की आमरीयत चलती है। उनको पार्टी के अंदर कभी किसी ने जुर्रत नहीं की कि कोई चैलेंज करे, उन पर कोई सवाल उठाए। लेकिन अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि ना सिर्फ वहाँ की अपोजिशन उन पर सवालात उठा रही है, इतराज़ात कर रही है और उनसे जवाब मांग रही है कि नरेंद्र मोदी आओ, पार्लियामेंट में आओ, एपीसी में बैठो, हमें जवाब दो और अपनी शिकस्त के जो है वो बारे में हमें बताओ आकर। क्या हुआ क्या? बिल्कुल ठीक बात है, नरेंद्र मोदी को जो है काफी वो करना पड़ा प्रेशर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो काफी ढीठ वाकया हुए हैं और वो चीज़ों को इतना यानी सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन बाहर इस दफ़ा एक बड़ी शिकस्त उनको हुई है जबार चौधरी साहब। और मैं फिर वापस आऊँगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो दौरा हुआ, सर उस दौरे में और बहुत सारी बातें हमें देखने में, ईरान के साथ उन्होंने कहा हमारे मामला बेहतर हो सकते हैं और इसी तरह मसला कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की है। तो ये जो खिता है जहाँ पर अमेरिका ने अब इंटरेस्ट शो किया है, ज़ाहिर उनके बयान से लगता है, तो इस खिते के ऊपर उनके दौरे के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए भट्ट साहब, ये एक अहम तरीन एक दौरा था और मेरे लिए टेक अवे ये था कि वो अपना सऊदी अरब में गए, कतर में गए, यूएई में गए, हर जगह पे जाकर उन्होंने यानी कि वो खदशात, यानी वो बात जो इंडिया नहीं सुनना चाहता था कि जनाब आप बात ये ना करें जनाब मैंने सीज़ फायर करवाई, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तीनों जगह पे जाके रीइटरेट किया, बार बार अपना वो मौक़िफ़ दोहराया। और हर बार जब वो स्टेटमेंट देते थे तो वो इंडिया को जाके उसी तरह हर्ट कर रहा था जैसे पहले रोज़ हर्ट करता था। इसलिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका का इंटरेस्ट जो है ना वो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अमेरिका जो है अगर पहले सिर्फ चाइना और इंडिया के लेंस के साथ देख रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने आके इस सोच को मेरा ख्याल वसी किया है, वो मिडल ईस्ट तक और बहुत सारे आगे तक ले गए। लेकिन जब वो इंडिया से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर उनको पाकिस्तान के दोस्त नज़र आते हैं। तो आप टर्की से साथ देख लें, हिंदुस्तान ने तुर्की के खिलाफ जो है ना तजारती बाइकाट की मुहिम चलाई और डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पे वहाँ पे जो है ना एक सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्होंने कहा जी कि हम इनको मिसाइल टर्की को देंगे। तो जितने भी इस लेंस से देखे तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो इस खित्ते को एज ए होल देख रहे हैं और इसमें जो है वो टोटल जो बैकफुट पे गया है वो हिंदुस्तान का लॉस हो रहा है। मेरे ख्याल में अब जो है कुछ डिस्कशन मसला कश्मीर के ऊपर जो है वो हम अगले आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे। और अगर वो डायलॉग जिसका कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सीज़ फायर के बाद डायलॉग शुरू होना चाहिए, अगर वो शुरू हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारा वो, आपको याद है कि पहले जो कंपोजिट डायलॉग हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का होता था मुख्तलिफ 5-6 बड़े मसाइल पर, वो दोबारा अगर रिज्यूम होता तो ये पाकिस्तान की फतह है जो कि हम उम्मीद करते हैं कि वो लीड करे इस मसला कश्मीर को जो है वो कश्मीरियों की यानी कि उनकी उमंगों के मुताबिक हल करने में। तो इसमें जो है मुझे जो शक पड़ रहा है कि इसमें कोई पेशरफ्त होती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
लेकिन पेशरफ तो तभी होगी ना शोएब साहब जब इंडिया भी मानेगा। अब इंडिया की तो ये हार है, जैसा कि हम सब जानते हैं। मसला कश्मीर अगर डिस्कस होता है किसी आलमी फोरम के ऊपर, इंडिया के लिए शिकस्त है, क्योंकि मोदी तो कहते थे कि उन्होंने 370 जो आर्टिकल है उसको ख़त्म करके तो मसला कश्मीर हल कर लिया। वो तो इस तरह से उसको स्टेट टेरिटरी जो है अपनी करार दे चुके हैं। और अब चूँकि दुनिया कह रही कि वो एक मसला है, यानी मुतनाज़ा मामला है, तो ये तो उनकी हार है। तो वो क्यों इस बात की तरफ आएंगे कि अगर ट्रंप बुलाएं और वहां पर जाके वो मसला कश्मीर को डिस्कस करें? देखिए इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि इंडिया को मनाना बहुत आसान है। अंगूठा जो है वो इंडिया के जो एक ख़ास आदमी अडानी साहब उनके गर्दन पे है। गर्दन पे इस तरह है कि 5 मई को जो है ना उनकी हेयरिंग के लिए डेट तय हुई थी, 8 मई को आगे दूसरी हेयरिंग होनी थी। और जब इंडिया ने वॉर छेड़ी तो इसी पीरियड में छेड़ी। तो ट्रंप ने जो कहा था कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, तो एक्चुअली ट्रेड कौन लोग कर रहे हैं? अंबानी कर रहे हैं, अडानी कर रहे हैं, और मेजर ट्रेड अमेरिका के साथ जो उसमें अडानी का पोर्शन है। जब उन्होंने अडानी की गर्दन मरोड़ी तो साथ ही गर्दन मुड़ गई उनकी भी, जिनकी मुड़ी है, और जैसे क्राइसिस में मोदी साहब। तो इसलिए मेरा ख्याल यह है कि आखिर में उनको इंडिया को झुकना पड़ेगा। दूसरा ये कि इंडियन इकोनॉमी मनमोहन सिंह तक तो बिल्कुल क्लोज थी, और इसीलिए इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं था अमेरिका का मनमोहन सिंह के दौर तक, कांग्रेस तक। उसने अपनी सेफ्टी और टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे, जो अभी तक है, जिनको वो कह रहे हैं कि टैरिफ चार्जर है मोदी जो है। तो एक्चुअली चार्जर तो कांग्रेस के दौर से चला आ रहा था वो। अब भी कांग्रेस $169 बिलियन का सरप्लस ट्रेड इंडिया की है उनसे। अमेरिका जो है उनसे कम चीज़ें मंगवाता है ज़्यादा, तो इंडिया जो है वो ज़्यादा चीज़ें उनको एक्सपोर्ट करता है, तो वो लॉस में अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं। अब बैलेंस करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया एक तो कमोडिटीज़ इस लेवल की बनाए और अमेरिका जो है उनको इम्पोर्ट भी करे। अब बड़ा ज़रूरी है कि जब तक मतलब इंडिया रेजोल्यूशन ही करेगा इन सारे मसले कश्मीर का, उस वक्त अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक इंडिया सेफ प्लेस नहीं है। कल तक जो मतलब इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था, उन्होंने ये इस चीज़ को ऑन किया है कि इंडिया कमर्शियली इकोनॉमिकली सेफ नहीं है, और सारे जो है ना वो इस कमर्शियल इंटरेस्ट पे जा रहे हैं। जो मॉनेटाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की, इस वक्त अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह से मशहूर हो गए हैं कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ पैसे से जोड़ दिया है। जो आपने 3 मुल्कों के दौरे का जिक्र किया, $3.2 ट्रिलियन की ट्रेड लेके वो चले गए हैं, और जितना वार्म वेलकम वहाँ पे उनका हुआ है, उनकी तो आंखें फटी की फटी रहेगी। तो मतलब बड़ा मुश्किल है अमेरिका के लिए कि वो इंडिया को अपना इग्नोर करे, और इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अमेरिका की पॉलिसियों के आगे ना झुके। इंडिया को झुकना पड़ेगा जल्द या बदेर, और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर चीज़ को बुलडोज कर रहे हैं। उनके नज़दीक मतलब ना उनकी कांग्रेस के अंदर भी उनकी अभी जो वो प्लेन एक कतर उनको दे रहा है $44 करोड़ का, तो उस पर मज़ाहमत है। कांग्रेस भी, दोनों भी, सेनेट भी करिए, कांग्रेस भी और डेमोक्रेट दोनों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पर्सनल गिफ्ट है। बिल्कुल ठीक बात है शोएब साहब। वक्त चूंकि अब खत्म हो गया है, तो लेकिन आपकी बात बड़ी अहम है, और इसमें सबसे अहम जुमला जो मुझको लगा वो ये है कि इंडिया को बहरहाल झुकना पड़ेगा। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह ने की बात।